अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हमारा टॉपिक सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 16 से है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, या इसको हम कह सकते हैं पैरेलल आरएलसी सर्किट। इससे पिछले लेक्चर में हमने सीरीज आरएलसी या सीरीज रेजोनेंस सर्किट पढ़ा, जिसको हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं। बच्चों, इस सर्किट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी है इस सर्किट की ऑसिलेशन। इस सर्किट में एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती है, जिसकी वजह से इस सर्किट को हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर है। इनको हमने पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है और इनके अक्रॉस हमने एक अप्लाइड वोल्टेज, एक ऐसा एसी वोल्टेज जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं, एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला एसी सोर्स हमने इनके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। अब आपको ये पता है कि ये पैरेलल सर्किट है, सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, ठीक हो गया। लेकिन पैरेलल कंपोनेंट्स में करंट जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है कि रेजिस्टर के अक्रॉस होगा वो IR होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होगा वो IC होगा और इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो IL होगा। अब करंट हमारा डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। अब करंट हमारा यहां पर सारी ब्रांचेस में सेम नहीं है, सेम हो भी सकता है पर्टिकुलर कंडीशन पे, लेकिन यहां करंट अब सेम नहीं है बल्कि करंट डिवाइड हो गया है, लेकिन वोल्टेज इनके अक्रॉस सेम है जो कि हमारा अप्लाइड वोल्टेज है। हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि दोनों ही एनर्जी को स्टोर करते हैं। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में और कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इसको विजुअलाइज करना, अगर अपने जहन में इमेजिन करना हो, विजुअलाइज करना हो कि यार वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी कहां पे किस शक्ल में स्टोर होती है, और इसी तरह से इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस तरह से होती है। क्या वहां पर कोई बॉक्स बना होता है, कोई रैक्स बने होते हैं जहां पर एनर्जी जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है, कोई स्टोरेज वहां पर स्पेस है जहां स्टोर हो जाती है। इसको अगर हमने विजुअलाइज करना हो, इसको अपने जहन में इसका खाका बनाना हो, इमेजिन करना हो कि ये तो ठीक है कि यहाँ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रही है, यहां पर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो रही है, लेकिन किस फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो एनर्जी हमेशा चार्जेस में स्टोर होती है, चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर या चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर। तो याद रखें, जो कैपेसिटर है ये एनर्जी स्टोर करता है चार्जेस की या इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर, और इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता मैग्नेटिक फील्ड में ही है, लेकिन चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर स्टोर करता है। क्योंकि इंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, इसलिए ये एनर्जी स्टोर करता है चार्जेस की या इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर। और यहां पर चार्जेस मूव नहीं कर रहे होते, स्टोर हो जाते हैं, स्टेशनरी होते हैं, इसलिए ये एनर्जी को स्टोर करता है चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर। अब एक और चीज है, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन सेम टाइम पे एनर्जी स्टोर नहीं होती, उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐसा होता है कि जिस वक्त कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है सर्किट में, तो उस वक्त इंडक्टर चार्ज होना शुरू हो जाता है। चूंकि एसी हमारा एसी साइकिल है या हमारा एसी वोल्टेज है, ये अपनी पोलैरिटी को बदलता रहता है, इसलिए कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी को स्टोर भी करते रहते हैं और सर्किट के अंदर इसको डिस्चार्ज भी करते रहते हैं। अगर हम ये सपोज कर लें कि किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमारा कैपेसिटर सर्किट में डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या होगा, एनर्जी कैपेसिटर से किसमें जा रही होगी, इंडक्टर में। इंडक्टर एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देगा। जब इंडक्टर फुली एनर्जी स्टोर कर लेगा, उसके बाद जब पोलैरिटी चेंज होगी तो इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब इंडक्टर किधर को डिस्चार्ज करेगा, एनर्जी कैपेसिटर की तरफ एनर्जी डिस्चार्ज करेगा। किस शक्ल में करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की या चार्जेस की शक्ल में करेगा। इसका मतलब है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, एनर्जी को किधर सेंड करता है, इंडक्टर की तरफ। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर लेता है, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज होता है और एनर्जी किधर को सेंड करता है, कैपेसिटर की तरफ। और ये एनर्जी जाती किस शक्ल में, इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में या चार्जेस की शक्ल में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल जोड़ा हो
तो हमारे चार्जेस इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है इंडक्टर के दरमियान और कैपेसिटर के दरमियान, ठीक है। डिफरेंट टाइम पे एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है, कभी ये कैपेसिटर से इंडक्टर की तरफ, इंडक्टर से कैपेसिटर की तरफ। इसी तरह से जो चार्जेस हैं ये भी ऑसिलेट करते रहते हैं। तो चार्जेस जब ऑसिलेट करते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसी एलसी या आरएलसी पैरेलल सर्किट को हम रिलेट कर सकते हैं विद मैस स्प्रिंग सिस्टम के। आपको पता है कि अगर एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है हमारे पास और वो ऑसिलेट कर रहा हो तो एनर्जी ऑसिलेट करती है पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो बिल्कुल ऐसे है जैसे स्प्रिंग, मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर एनर्जी ऑसिलेट करती है, यहां पर भी एनर्जी वैसे ही आपने देखा ऑसिलेट कर रही है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, अगर ये हमारे पास एक स्प्रिंग है और इस वक्त ये अपनी मीन पोजीशन पे है, ठीक है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, यहां पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहां से पकड़ते हैं और इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और इसे एक नई पोजीशन पे ले जाते हैं। लेट ये एक नई पोजीशन है ए। अब जाहिर बात है कि इस स्प्रिंग में क्या हुआ है, एक्सटेंशन हुई है, ठीक है, इसकी लेंथ में इजाफा हुआ है जिसकी वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी जिसे हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, या आप इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो। तो पॉइंट ए के ऊपर हमारे स्प्रिंग के अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप पॉइंट ए से इसको रिलीज करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस आएगा पॉइंट ए पर। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी थी अब जब ये वापस आएगा, मूव करना शुरू करेगा पीछे को, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और जिस वक्त अपनी ये मीन पोजीशन से दोबारा गुजर रहा होगा वापसी पे, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो पॉइंट ए पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, जब ये अपनी मीन पोजीशन पे पहुंचा तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब ये इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन से दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा और उधर जाते हुए हमारी काइनेटिक एनर्जी दोबारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। ये चेंज पीरियोडिक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, पीरियोडिकली ऑसिलेट कर रही है, पीरियोडिकली चेंज हो रही है। तो एनर्जी ऑसिलेट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान या डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर। तो ऐसा ही यहां पर है, एनर्जी पीरियोडिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है इंडक्टर से कैपेसिटर के दरमियान और कैपेसिटर से इंडक्टर की तरफ, इंडक्टर से कैपेसिटर की तरफ। और ये कैसे हो रहा है, ये चार्जेस की फॉर्म में हो रहा है। इस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की वजह से, ये जो ऑसिलेशन वाली प्रॉपर्टी है एलसी पैरेलल सर्किट की, इसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जनरेशन में। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था पैरेलल आरएलसी सर्किट का, ताकि हमें इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो कि कितना इंपॉर्टेंट सर्किट है। अब हम इसकी जो प्रॉपर्टीज है जरा उसको डिस्कस करते हैं कि इसमें करंट और वोल्टेज जो है और पावर डिसिपेशन और रेजोनेंस वगैरह उन सारी चीजों को देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी हम लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हम आरएलसी पैरेलल सर्किट को प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो हम अभी बात करने वाले हैं पैरेलल आरएलसी सर्किट की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैरेलल आरएलसी सर्किट में, जी बच्चों, तो अभी हम पैरेलल आरएलसी सर्किट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ करंट जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। आर रेजिस्टर में आई आर है, कैपेसिटर में आई सी है और इंडक्टर में आई एल है। और जो हमारा टोटल करंट है वो इन सारे करंट्स के वेक्टर सम के बराबर होगा, ठीक है। अब चूंकि करंट सेम नहीं है, करंट डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है, इसलिए यहाँ फेजर डायग्राम में आप देख रहे हैं करंट को हम रेफरेंस के तौर पर नहीं ले सकते, बल्कि यहाँ पर वोल्टेज को हम रेफरेंस के तौर पर ले रहे हैं, क्योंकि हमारा अप्लाइड वोल्टेज जो है इन सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस, इन सारी ब्रांचेस के अक्रॉस सेम है, इसलिए मैंने अप्लाइड वोल्टेज को रेफरेंस के तौर पर ले लिया। और हमारा जो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट होगा वो वोल्टेज को लीड करेगा, इसी तरह से जो इंडक्टर में करंट है वो लैग करेगा, ठीक है जी। इसलिए मैंने इंडक्टर वाला करंट नीचे की तरफ बना लिया और कैपेसिटर वाला करंट जो है वो इस तरह से बना लिया है, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में नजर भी आ रहा है। चूंकि ये जो हमारी सोर्स है, जो एसी सोर्स हमने कनेक्ट किया है, ये एक वेरिएबल सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा सर्किट किस तरह से बिहेव करता है। तो पहले अगर हम लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर देखें तो ये देखें XL और XC, यानी कि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो लो फ्रीक्वेंसी पे अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो XL भी कम होगा, इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो कम होगी।
लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होने पे जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कैपेसिटर जो है वो डोमिनेट कर लेगा किसको, इंडक्टर को। तो लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर इंडक्टर को डोमिनेट कर लेता है। तो अगर डोमिनेट कर लेता है तो हमारा ये सर्किट जो है ये सिंपली बन जाता है आर सी पैरेलल सर्किट। क्लियर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पे देखें तो हाई फ्रीक्वेंसी पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एक्सएल ज्यादा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एक्ससी कम हो जाएगा, क्योंकि एक्ससी के साथ इसका रिलेशन इनवर्स है। तो क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा इंडक्टर डोमिनेट कर लेगा हमारे कैपेसिटर को और हमारा ये सर्किट रह जाएगा सिंपल आरएल, सिंपल रह जाएगा आरएल पैरेलल सर्किट। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जब रेजोनेंस होगी तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएंगे। तो अभी हम ये देखना चाहते हैं कि जब रेजोनेंस होती है हमारा सर्किट किस तरह से बिहेव करता है, और उससे पहले हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, ठीक है जी। एक्सएल जो है ये हमारा ओमेगा एल के बराबर होता है और एक्ससी हमारा 1 ओवर ओमेगा सी के बराबर होता है। ये बन जाएगा 2 पाई एफ एल और ये बन जाएगा 2 पाई एफ सी। अब एफ को यहां ले आए और 2 पाई इधर ले जाएं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने सीरीज के केस में पढ़ा। तो ये हमारा बन जाएगा एफ स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 ओवर 4 पाई एल सी। आप अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, तो एफ हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर 2 पाई, ये अंडर रूट भी नीचे ही आएगा इसलिए हम इसको लिख लेते हैं 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये है जी हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर हमारी इंडक्टर और हमारे कैपेसिटर की रिएक्टेंस बराबर हो जाती है। अगर ये बराबर हो जाती है तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। हमारा सर्किट सिंपली बिहेव करेगा रेजिस्टिव सर्किट की तरह, ठीक है, बिल्कुल जैसे एक रेजिस्टिव सर्किट होता है। लेकिन चूंकि यहां पर हमारा जो कैपेसिटर के क्रॉस करंट है और इंडक्टर के क्रॉस करंट है ये वैसे तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जिस वक्त रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर या रेजोनेंस जब होती है उस वक्त ये दोनों करंट बराबर हो जाते हैं। अगर ये बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों करंट आप देख रहे हैं इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो इनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो टोटल करंट है वो सिर्फ किसकी वजह से रह जाएगा, वो रह जाएगा सिर्फ हमारे रेजिस्टर की वजह से। यानी कि हमारा सर्किट रेजोनेंस के ऊपर बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे यहां कैपेसिटर और इंडक्टर लगे नहीं हुए, यहां पर इस तरफ ओपन सर्किट है, कुछ है ही नहीं, और जितना भी करंट है वो सिर्फ हमारे रेजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वही हमारा टोटल करंट है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि कैपेसिटर और इंडक्टर का करंट रेजोनेंस के ऊपर बराबर हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं सर्किट में, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और आइडियली हमारा जो नेट करंट है जो कैपेसिटर और इंडक्टर में है ये दोनों करंट एक दूसरे को जीरो कर देते हैं, आइडियली एक दूसरे को जीरो कर देते हैं। और सर्किट में जो टोटल करंट रह जाता है, जो कि पहले टोटल करंट पहले क्या था, वेक्टर सम ऑफ रेजिस्टर का करंट, कैपेसिटर का करंट और इंडक्टर का करंट। अब ये वाला करंट कैपेसिटर और इंडक्टर का करंट चूंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, तो अब जो हमारा करंट है वो सिर्फ हमारे रेजिस्टर में जो करंट है वही है। तो अब जो नेट करंट है वो हमारा IR के बराबर रह जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा सर्किट एक रेजिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। अगर ये रेजिस्टिव सर्किट है तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस में तो करंट और रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ये इन फेज होते हैं। इसका मतलब है कि रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर करंट और वोल्टेज इन फेज हो जाएंगे। अगर इंपीडेंस की बात की जाए, देखें इंपीडेंस हम कैलकुलेट करेंगे ओम लॉ से, G इज इक्वल टू V ओवर I। आमतौर पे जब रेजोनेंस नहीं होती तो हमारा जो करंट है सर्किट में, जो टोटल करंट है वो वेक्टर सम है इन तीनों करंट्स का। लेकिन जिस वक्त रेजोनेंस होती है उस टाइम ये दोनों करंट्स जो हैं, ठीक है, इसको मुझे यहां पर माइनस लिखना चाहिए क्योंकि दोनों करंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जिस वक्त रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस कंडीशन में IC और IL एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास जो करंट है वो सिर्फ रह जाता है G इज इक्वल टू V ओवर I। अब आप देखें इंपीडेंस और करंट इनवर्स रिलेशन है, करंट कम होगा तो इंपीडेंस बढ़ेगी। देखें करंट जितना कम होगा इंपीडेंस उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब है कि जब रेजोनेंस होगी उस वक्त
करंट कम होने की वजह से, करंट मिनिमम होने की वजह से हमारी इंपीडेंस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि रेजोनेंस कंडीशन पर या रेजोनेंस पर सर्किट की इंपीडेंस मैक्सिमम हो जाती है और सर्किट का करंट जो है वो मिनिमम हो जाता है। उसके मिनिमम होने की वजह भी मैंने आपको बताई कि इंडक्टर और कैपेसिटर के करंट बराबर हो जाते हैं और चूंकि एक दूसरे के ऑपोजिट भी होते हैं तो इनका वेक्टर सम कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो करंट है, हमारा जो टोटल करंट है वो सिर्फ रेजिस्टर की वजह से रह जाएगा। हमारा सर्किट जहां कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हैं वहां से ऐसे बिहेव करेगा जैसे वहां पर कुछ है ही नहीं। तो ये है जी हमारा पैरेलल आरएलसी सर्किट। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को। जी बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसका ये फार्मूला है, अंडरस्टूड है। उसके बाद रेजोनेंस जब होती है तो हमने पढ़ा पीछे कि सर्किट की जो इंपीडेंस है वो मैक्सिमम हो जाती है और उसकी नेचर क्या होती है, रेजिस्टिव। अगर नेचर रेजिस्टिव होगी तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस में करंट और रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज इन फेज होते हैं। अगर ये इन फेज होते हैं तो पावर डेसिपेशन भी मैक्सिमम होगी और पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर हमारा 1 होगा। चूंकि इंपीडेंस मैक्सिमम है इसलिए करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा जो करंट है उसकी वैल्यू क्या हो गई, करंट की वैल्यू मिनिमम हो गई। ठीक है, सर्किट में कुछ ना कुछ करंट रहता है जिसको हम मिनिमम करंट बोलते हैं। वैसे तो करंट जो है आइडियली देखा जाए तो हमारा जो इंडक्टर का करंट है और कैपेसिटर का करंट है, ठीक है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और सर्किट में जो करंट रह जाता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस में जो करंट होता है वही रह जाता है और वो करंट की एक मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ब्रांच करंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा ब्रांच करंट यानी कि कैपेसिटर और इंडक्टर की तरफ जो करंट जा रहा है, ये करंट हमारे किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर ये करंट, कोई करंट यानी कि आईसी या आईएल, ये हमारे सोर्स करंट से ज्यादा हो जाता है। ये क्यों ज्यादा हो जाता है, आपने पढ़ा कि ये एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और डिफरेंट टाइम पे स्टोर करते हैं। अब कैपेसिटर एनर्जी स्टोर की है वो डिस्चार्ज करेगा इंडक्टर की तरफ, फिर इंडक्टर स्टोर कर लेगा, वो डिस्चार्ज करेगा कैपेसिटर की तरफ। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा इंडक्टर की तरफ तो वो जो चार्जेस हैं या वो जो करंट है वो सोर्स करंट में अगर ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम या ज्यादा हो जाएगा, सोर्स करंट से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो इनका वेक्टर सम रहेगा ना, इंडक्टर और कैपेसिटर का करंट ज्यादा भी हो जाए अगर सोर्स से, तो इनका जो वेक्टर सम है वो हमेशा सोर्स से कम ही रहेगा। क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर का करंट क्या होते हैं, ये करंट सेम करंट होते हैं। अगर ये सेम होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर ये सोर्स से ज्यादा भी हो जाए तो अगर आप इनका वेक्टर सम निकालेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट करंट हमारा फिर भी सोर्स करंट के बराबर या सोर्स करंट से कम ही रहेगा। नेट करंट कभी सोर्स करंट से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन किसी ब्रांच का करंट किसी पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा हो भी सकता है। उसकी वजह इनकी एनर्जी स्टोर करने वाली प्रॉपर्टी ही है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।